हेलो दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रासायनिक साम्यावस्था। यह एक महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत मजा आने वाला है आज आप लोगों को। और मेरा नाम है मनीष प्रधान और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री अड्डा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक साम्यावस्था धीरे धीरे हर चीज को आज समझेंगे। तो देखिए, रासायनिक साम्यावस्था दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। रासायनिक का तात्पर्य होता है रासायनिक अभिक्रिया से। रासायनिक का तात्पर्य होता है रासायनिक अभिक्रिया से, जबकि साम्यावस्था का तात्पर्य जो होता है, ये साम्यावस्था होता क्या है, तो इसको समझने के लिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। देखो, ये साम्यावस्था दो प्रकार की होती है, ठीक है, जनरली। तो ये साम्यावस्था समझने के लिए मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। पहला देखिए, पहला उदाहरण, एक मैं लकड़ी का बॉक्स लेता हूं, ठीक है। एक लकड़ी का बॉक्स लेता हूं और इधर से मैं फोर्स अप्लाई करता हूं और इधर से भी एक फोर्स अप्लाई करता हूं। तो जब मैं दोनों तरफ से समान मात्रा में, यहाँ पे 10 न्यूटन का मैं फोर्स अप्लाई करता हूं और इधर भी मैं 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूं, दोनों तरफ 10-10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूं, तो क्या होता है कि लकड़ी का बॉक्स जो है अपने जगह पर फिक्स रहेगा, क्योंकि दोनों दिशाओं से समान मात्रा में इसको बल आरोपित हो रहा है। तो जिस भी जगह पर यह लकड़ी का बॉक्स रखा रहेगा वह अपने जगह पर फिक्स रहेगा। तो इस जो मैंने यहाँ पर यह उदाहरण दिया, यह उदाहरण जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम का उदाहरण होता है। स्थैतिक साम्यावस्था का यह एक उदाहरण है, स्थैतिक साम्यावस्था, जो कि आप कहाँ पे पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। इसको आप पढ़ते हैं फिजिक्स में, ठीक है। इसका अध्ययन आप लोग करते हैं फिजिक्स में, स्थैतिक साम्यावस्था का। अब मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं। दूसरे उदाहरण में क्या करता हूं, एक बीकर ले लेता हूं, एक पात्र ले लेता हूं। इस पात्र में मैं क्या करता हूं, जल भर देता हूं। इस पात्र में मैंने भर दिया जल भरने के पश्चात मैं एक कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। इस बीकर में एक छोटा सा इधर से एक होल कर देता हूँ और इधर से मैं क्या करता हूँ, पानी को इधर से मैं डालता हूँ। पानी इधर से क्या हो रहा है, इन। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक छोटा सा होल कर दिया, तो होल करने के कारण ये जो पानी है इधर से बाहर निकलेगा। पानी इधर से बाहर होगा, यहाँ पर आउट होगा कौन, यह जल। और यहाँ पर क्या होने वाला है, इन प्रवेश करने वाला है। मैं ऐसा मान के चलता हूँ, जितनी पानी की मात्रा इन हो रही है उतनी ही पानी की मात्रा बाहर निकल रही है, आउट हो रही है। जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही पानी बाहर आ रहा है। तो यहाँ पर जो अवस्था है साम्यावस्था, इसी को हम लोग बोल देते हैं गतिक साम्यावस्था। इसका नाम हम बोल देते हैं गतिक साम्यावस्था। गतिक साम्यावस्था। तो आई होप दोनों उदाहरण आपको समझ में आया होगा। यदि कोई लकड़ी का बॉक्स है, दोनों तरफ से 10-10 न्यूटन का बल लग रहा है दोनों दिशाओं में, तो उसको हम लोग स्थितिक साम्यावस्था कहेंगे। और जब कोई जल जो है पात्र में जितनी मात्रा में अंदर आ रहा है उतनी मात्रा में बाहर निकल रहा है, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं गतिक साम्यावस्था। तो इसी गतिक साम्यावस्था का हम लोग अध्ययन करेंगे आज। तो रासायनिक अभिक्रिया के जितने भी हम लोग आज यहाँ पर अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे, सारे के सारे गतिक साम्यावस्था में होंगे। तो हम गतिक साम्यावस्था का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अब दूसरी बात, यहाँ पर साम्यावस्था तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है। तो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर दो प्रकार की होती है। एक होती है उत्क्रमणीय और दूसरी होती है अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। एक होता है उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया और दूसरा होता है अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। कभी 9वीं 10वीं कक्षा में आप लोग पढ़े भी होंगे कि ये उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखो, ये रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है।
पहला होता है अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया, और एक होता है उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया, उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। पूरा आप लोग लिखेंगे। अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, यह एक ही दिशा में संपन्न होता है, एक ही दिशा में यह संपन्न होता है। अभिक्रिया यहाँ पर पूर्णता को प्राप्त करती है, ठीक है, अभिक्रिया यहाँ पर पूर्णता को प्राप्त करती है, पूर्ण होती है, पूर्णता को प्राप्त करती है। आप लोग पूरा सेंटेंस लिखेंगे। अभिक्रिया यहाँ पूर्णता को प्राप्त करती है, यहाँ अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया एक ही दिशा में संपन्न होती है, और इसे सिंगल एरो के निशान से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। इसका मैं यदि उदाहरण की बात करूं, उदाहरण देख लीजिए। यहाँ पर उदाहरण यदि यहाँ पर देखें तो मैंने कल उदाहरण दिया था आप लोगों को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें एक क्षार की अभिक्रिया होती है और एक अम्ल की अभिक्रिया होती है। दोनों को यदि मैं यहाँ पर अभिक्रिया कराऊंगा, देखो सिंगल तीर का निशान, तो यहाँ पर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, ये उसका इसका उदाहरण हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देख लो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या का निर्माण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो ये जो जितने भी अभिक्रिया होती है एक ही दिशा में संपन्न होती है और पूर्णता को प्राप्त करती है, और इसे सिंगल तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं। एक बार प्रोडक्ट बन जाने के बाद जो होता है वापस अभिकारक यहाँ पर नहीं बनता है, ठीक है। एक पॉइंट और भी नोट कर सकते हैं आप लोग, एक बार उत्पाद बन जाने के बाद, उत्पाद बनने के बाद अभिकारक यहाँ पर नहीं बनता है। अब यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा होता है उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय में जो होता है दो दिशाओं में यह संपन्न होता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया दो दिशाओं में संपन्न होता है, दो दिशाओं में ये संपन्न होता है, पहली खास बात। दूसरी बात यह अभिक्रिया को कभी अभिक्रिया कभी संपन्न नहीं होती, अभिक्रिया कभी भी संपन्न यहाँ पर नहीं होती, दूसरी खास बात। तीसरी खास बात है यहाँ पर कि इसे डबल एरो के द्वारा ऐसा प्रदर्शित किया जाता है इन रासायनिक अभिक्रिया को। इसका उदाहरण मैं दे देता हूँ। उदाहरण तो आप मोस्ट फेमस जानते हैं, H2 प्लस I2, H2 प्लस I2 क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन करेगा। दूसरा उदाहरण क्या लिखूंगा यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। चूंकि यहाँ पे मैंने उत्क्रमणीय अभिक्रिया को डबल एरो के द्वारा प्रदर्शित किया है, तो आप सिंगल एरो से ऐसा प्रदर्शित करेंगे तो यह गलत हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसे डबल एरो के द्वारा ऐसा प्रदर्शित करूंगा, ऐसा प्रदर्शित करूंगा इस तरह से। अब इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया का तात्पर्य क्या है, ये दोनों दिशाओं में क्यों हो रहा है, अर्थात जब प्रोडक्ट अभिकारक से उत्पाद बन रहा है तो उत्पाद से यहाँ अभिकारक भी बन सकता है, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसा क्यों होता है कि यह आगे भी जा सकती है और पीछे भी आ सकती है, ठीक है, अग्र दिशा में भी जा सकती है, पश्चिम दिशा में भी आ सकती है। तो इसीलिए हम इसे डबल एरो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि यहाँ पे देखो, मान लीजिए यहाँ पर इसकी सांद्रता 10 मोल है, कितना मोल है, प्रारंभिक अवस्था में इसकी सांद्रता मान लीजिए 10 मोल है, टोटल 10 मोल है कैल्शियम कार्बोनेट का। अब क्या होगा, ये धीरे धीरे डिसोसिएट हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इसकी सांद्रता कम होते जाएगी, और इसकी सांद्रता इधर जो है पहले 1 मोल होगी, फिर 2 मोल, फिर 3 मोल, फिर 4 मोल, फिर 5 मोल होते जाएगी।
उसके बाद 6 मोल और 7 मोल भी होते जाएगी। अब देखो इधर हो गया सांद्रता कम और इधर हो गया सांद्रता अधिक। जब सांद्रता इधर हो जाए अधिक हो जाएगा तो बैलेंस करने के लिए ये जो अभिकारक की तरह अब यह काम करेगा। पहले सांद्रता इधर अधिक थी इसीलिए यह अभिकारक की तरह काम कर रहा था और ये उत्पाद का निर्माण कर रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया इसके सांद्रता में कमी आती गई और इसकी सांद्रता में वृद्धि आती गई। 1 2 3 4 5 6 7 मोल इसके सांद्रता में वृद्धि आती गई इस प्रोडक्ट का। जब सांद्रता में इसकी वृद्धि हुई तो यह एक प्रोडक्ट की तरह काम करने लगेगा और जो है यह अब क्या करेगा, इस दिशा में मूव करने लगेगा, फर्स्ट दिशा में मूव करने लगेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट वापस बनाएगा और तब तक यह अभिक्रिया होती रहेगी जब तक कि इधर 5 मोल और इधर 5 मोल दोनों तरफ जब 5-5 मोल हो जाएंगे, सांद्रता 5-5 मोल हो जाएगी, तब अभिक्रिया जो है बराबर मात्रा में दोनों तरफ से गतिशील रहते रहेंगे। अर्थात इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों की सांद्रता यहाँ पर बराबर रहती है दोनों साइड और हमें ऐसा महसूस होता है, ठीक है, ऐसा महसूस होता है कि यह अभिक्रिया संपन्न हो ही नहीं रही है, ठीक है, अभिक्रिया मूव ही नहीं हो रही है। कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन ही नहीं रहा है और न ही कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके कैल्शियम कार्बोनेट भी नहीं बना रहा है। ऐसा फील होता है कि अभिक्रिया वहां पर रुक गई है, लेकिन वास्तविक में अभिक्रिया वहां पर नहीं रुकी रहती, गतिशील रहती है और इस मात्रा में गतिशील रहती है कि हमें उसका अनुभव ही नहीं रहता, ठीक है। कोई चीज जब धीमी धीमी से होते रहती है, चींटी को जैसे दूर से देखोगे, बहुत दूर से देखोगे चींटी को तो हमें ऐसा लगता है कि वो अपने जगह पर स्थिर है, लेकिन वह धीरे धीरे मूव करते रहती है। सिमिलरली ऐसे अभिक्रिया भी होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जो हमें देखने पर तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह अभिक्रिया रुक गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में दोनों जो साइड है, तीर निशान के दोनों साइड, दोनों की सांद्रता यहाँ पर बराबर होती है साम्यावस्था की स्थिति में, ठीक है, इस स्थिति में और उत्क्रमणीय अभिक्रिया में। क्लियर है? तो अब याद रखना, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया तो आपको समझ में आया, लेकिन उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ही साम्यावस्था देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर साम्यावस्था देखने के लिए नहीं मिलती। केवल और केवल साम्यावस्था पढ़ेंगे तो केवल और केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ही साम्यावस्था का अध्ययन हम लोग करेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर जब आपने अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और उत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ लिया यहाँ पर, तो अब हम लोग देखेंगे जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है यहाँ पर, ठीक है, जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है इसका हम लोग देख लेते हैं। जो इसके अंतर्गत साम्यावस्था है, इस साम्यावस्था के प्रकार हम लोग देखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे साम्यावस्था के प्रकार। तो देखिए साम्यावस्था दो प्रकार का होता है। पहला होता है समांगी साम्यावस्था और दूसरा होता है विषमांगी साम्यावस्था, ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है समांगी साम्यावस्था, समांगी साम्यावस्था, और दूसरा होता है विषमांगी साम्यावस्था, विषमांगी साम्यावस्था। अब दोनों में अंतर क्या है देख लीजिए। उदाहरण में पहले बताता हूं तो आप दोनों आपको अंतर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। समांगी साम्यावस्था में क्या होता है, यदि मैं उदाहरण लूं H2 + I2, ये बनाता है 2HI। तो हाइड्रोजन भी एक गैस है G, आयोडीन भी एक गैस है और हाइड्रोजन आयोडाइड भी एक गैस है। अभिकारक भी गैस है, उत्पाद भी गैस है। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं समांगी साम्यावस्था। डबल एरो के द्वारा यहाँ पर हाफ हाफ डबल एरो के द्वारा प्रदर्शित करेंगे,
क्योंकि यहाँ पे साम्यावस्था अभिक्रिया है, उत्क्रमणी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, इसीलिए यहाँ पर डबल एरो के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो इस अभिक्रिया को देखिए, अभिक्रिया में आपको एक बार स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों की जो अवस्था है वो गैसीय है। तो समांगी साम्य अवस्था में क्या होता है कि बनने वाला अभिकारक और उत्पाद दोनों गैस होता है। अभिकारक एवं उत्पाद दोनों गैस होते हैं, दोनों गैस होते हैं। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद दोनों गैस होते हैं समांगी साम्य अवस्था में। अब आपको समांगी साम्य अवस्था समझ में आ गया कि दोनों गैस होते हैं, तो फिर समांगी साम्य अवस्था में क्या होगा, देख लो उदाहरण कि दोनों अवस्थाएं जो है, सॉरी दोनों गैस होते हैं नहीं, दोनों अभिकारक एवं उत्पाद दोनों की अवस्थाएं बराबर होती है। ठीक है, दोनों की अवस्थाएं बराबर होती है, ठीक है, दोनों की अवस्थाएं यहाँ पर बराबर होती है। विषमांगी साम्य अवस्था में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट से यहाँ पर बन गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसकी अवस्थाओं को ध्यान से देखेंगे तो ये होता है सॉलिड, ये होता है सॉलिड और ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो विषमांगी साम्य अवस्था में क्या होता है, अभिकारक एवं उत्पाद दोनों की अवस्थाएं बराबर नहीं होती है। तो यहाँ पर लिख लेंगे दोनों की अवस्थाएं अभिकारक व उत्पाद दोनों की अवस्थाएं बराबर नहीं होती, दोनों की अवस्था बराबर नहीं होती है। क्लियर है इतना? अभिकारक व उत्पाद दोनों की अवस्था यहाँ पर बराबर नहीं होती है। अब आपको साम्यावस्था क्या होता है समझ में आ गया, साम्यावस्था के प्रकार समझ में आ गया। अब यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो क्या बनेगा, यदि मैं ग्राफ बनाऊं इसका तो किस प्रकार से बनेगा, तो देखिए यहाँ पर दो प्रकार के ग्राफ बन सकते हैं। कौन कौन से ग्राफ बन सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर समय के साथ तो परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर दो प्रकार के ग्राफ बन सकते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि वीडियो स्पष्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भैया हिल गया जैसे लग रहा है मुझे, ठीक है, क्लियर आ रहा है, साफ आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर दो प्रकार के ग्राफ बन सकते हैं। कौन कौन से, पहला ग्राफ मैं यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, पहला ग्राफ थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि और अच्छे से आपको दिखे। पहला ग्राफ में समय टाइम के मध्य और यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया के दर के मध्य, अभिक्रिया की गति, रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के मध्य ग्राफ खींचता हूं। जब दोनों के मध्य ग्राफ खींचूंगा तो इस प्रकार से साम्यावस्था है, तो इस प्रकार का हमें ग्राफ प्राप्त होगा। देखो ये जो ऊपर वाला है, ये जो ऊपर वाला आपको दिखाई दे रहा है, यह है अभिकारक का, किसका है, अभिकारक, क्योंकि प्रारंभिक मात्रा में अभिकारक की सांद्रता तो अधिक रहती है, उत्पाद का सांद्रता 0 रहता है। तो ये जो नीचे का जो लकीर दिख रहा है वो ग्राफ किसका है, उत्पाद का है। ठीक है, नीचे का जो लकीर दिख रहा है वो उत्पाद का ग्राफ है, ऊपर वाला अभिकारक का ग्राफ है। तो क्योंकि उत्पाद की प्रारंभिक सांद्रता 0 रहती है तो इसको आप हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे, किसको, उत्पाद को, और अभिकारक को हाई लेवल से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि साम्यावस्था प्राप्त होती है, दोनों की सांद्रता यहाँ पर समय के साथ बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से बनाया है। तो ये रेट ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के मध्य ग्राफ होता है। एक दूसरे प्रकार का भी ग्राफ बन सकता है।
इस समय यहाँ पर मैंने टाइम और रेट ऑफ रिएक्शन के मध्य ग्राफ खींचा, यहाँ पर मैं टाइम अर्थात समय और सांद्रता के मध्य ग्राफ खींचता, सांद्रता के मध्य ग्राफ खींचता। जब सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो अभिकारक का कुछ इस तरह से प्राप्त होता है, सॉरी उत्पाद का कुछ इस तरह से प्राप्त होगा और अभिकारक का कुछ इस तरह से ग्राफ प्राप्त होता है। देखो यह है उत्पाद का ग्राफ और यह है अभिकारक का ग्राफ, अभिकारक का ग्राफ। क्योंकि अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक मात्रा में बहुत अधिक रहती है, डाउन होते जाएगा, और उत्पाद की जो सांद्रता होती है शून्य होती है, तो इसीलिए यहाँ पर शून्य से स्टार्ट किया हम। तो सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। जबकि रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर में अभिकारक की सांद्रता अधिक रहती है, तो अभिक्रिया की दर भी यहाँ पर अधिक होगी। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता स्टार्टिंग में अधिक रहती है, सांद्रता उसकी अधिक रहती है, तो अभिक्रिया की गति यहाँ पर तीव्र रूप से संपन्न होगी और धीरे धीरे सांद्रता में क्या आएगी, कमी आएगी। लेकिन उत्पाद में जो अभिकारक की दर है वो तीव्र रूप से बढ़ेगी और यहाँ पर अभिकारक की अभिक्रिया की गति कम होगी। तो इसीलिए यहाँ पर अभिक्रिया की गति के मध्य जो उत्पाद की गति है, उत्पाद बनने की गति है, वो बढ़ती जाती है और अभिकारक की गति धीमे धीमे कम होती जाती है। ठीक है, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन और समय के मध्य ग्राफ ऐसा बनेगा, सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ ऐसा बनेगा। एक चीज और ध्यान से बता दूं आप लोगों को, चाहो जब मैं सांद्रता वर्सेस समय के मध्य ग्राफ बनाऊं तो यहाँ पर 3 प्रकार से ग्राफ बन सकता है। ये तो एक प्रकार हुआ, कौन कौन से 3 प्रकार के ग्राफ बन सकते हैं? सांद्रता वर्सेस समय के मध्य बना रहा हूं, तो यहाँ पे होगा टाइम और यहाँ पे होगा सांद्रता, कंसंट्रेशन लिख रहा हूं। ग्राफ ऐसा बन सकता है, ग्राफ टाइम है इधर और इधर है कंसंट्रेशन, तो ग्राफ यहाँ पर ऐसा भी बन सकता है, गलत नहीं है, ये भी सही है। और ग्राफ समय और सांद्रता के मध्य, टाइम एंड कंसंट्रेशन के मध्य ग्राफ कुछ ऐसा भी बन सकता है। अर्थात जब सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ खींचूं तो ये भी ग्राफ बिल्कुल सही है, ये भी ग्राफ बिल्कुल सही है और ये भी ग्राफ सही है। और डिपेंड करता है कि अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न हो रही है साम्य अवस्था में। लेकिन रेट ऑफ रिएक्टेंट और समय का जो ग्राफ है वो हमेशा यही बनेगा, यही। बाकी ये जो कंडीशन है, ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन, इस रेट ऑफ रिएक्शन और समय के मध्य नहीं बनेगा। क्लियर है? केवल इसका एक ही ग्राफ बनेगा, अभिक्रिया की गति और समय वाला जो ग्राफ है मात्र एक ही ग्राफ बनेगा, वो भी केवल यही बनेगा और कुछ भी नहीं बनेगा। लेकिन सांद्रता और समय के मध्य जब मैं ग्राफ बनाऊं तो वो 3 प्रकार के बनेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 ग्राफ यहाँ पर बनेंगे। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पर रासायनिक साम्यावस्था का ग्राफ हो गया, साम्यावस्था का प्रकार हो गया। अब आपको एक और पढ़ना है, रासायनिक साम्यावस्था अभिक्रिया के लक्षण। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रासायनिक साम्यावस्था के अभिलक्षण। बहुत जरूरी है पढ़ना। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे? रासायनिक साम्यावस्था के प्रकार। बोलो तारा।
संक्रांति के बाद 2 दिन तो बहुत ठंड तो बढ़ गई है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों को पढ़ाई करना है, क्योंकि ठंड के महीने में पढ़ाई अधिक होती है, गर्मी के महीने में पढ़ाई नहीं होती। तो क्या आप लोग हेडिंग डालेंगे? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे साम्यावस्था के लक्षण। साम्यावस्था, अभिक्रिया के लक्षण, अभिक्रिया के लक्षण। देखो साम्यावस्था में कोई भी यदि अभिक्रिया हो रही है, जैसे ए और बी, ए से प्रोडक्ट बी बन रहा है लेकिन वो साम्यावस्था में है, तो अभिक्रिया की दर, अग्र अभिक्रिया की दर बराबर पश्च अभिक्रिया की दर होती है। किसी भी अभिक्रिया के लिए पहला जो लक्षण है वो होती है अग्र अभिक्रिया की दर बराबर पश्च अभिक्रिया की दर। अग्र अभिक्रिया की दर बराबर पश्च अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, ये पहला लक्षण होता है। अगर अभिक्रिया की दर बराबर पश्च अभिक्रिया की दर किसी भी रासायनिक साम्यावस्था के लिए सही होता है। दूसरा, किसी दिए गए ताप पर, किसी दिए गए ताप पर रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता नियत रहती है। अभिकारक की किसी दिए गए ताप पर प्रारंभिक मात्रा में या प्रारंभिक स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में अभिकारक की सांद्रता समान होती है। अभिकारक की सांद्रता समान होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर इस स्थिति में ये किसी दिए गए ताप पर कोई भी ताप दिया गया होगा, उस समय अभिकारक की सांद्रता समान होती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, H2 + I2 बनाता है साम्यावस्था अभिक्रिया है, ये ट्वाइस HA का फॉर्मेशन करता है। मान लीजिए इसका 2 मोल है प्रारंभिक मात्रा में सांद्रता, इसका 3 मोल है, ठीक है, इसका 2 मोल, इसका 3 मोल है। तो जो उत्पाद बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, इस प्रारंभिक मात्रा में, प्रारंभिक स्थिति में इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यही रहेगा। लेकिन जो प्रेशर है, दाब है, वो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी इस स्थिति में, ध्यान में रखना। ये दूसरा महत्वपूर्ण बातें हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि यह ओपन वेसल में कंप्लीट होता है, खुले तंत्र में यह केवल कंप्लीट होता है। खुला तंत्र, खुले तंत्र में अभिक्रिया संपन्न होती है, सॉरी, अभिक्रिया संपन्न होती है, संपन्न होती है। खुले तंत्र में अभिक्रिया संपन्न होती है और बंद तंत्र में नहीं होता। साम्यावस्था जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वो केवल ओपन वेसल में होती है, खुले तंत्र में यह संभव, सॉरी, बंद तंत्र में यह संभव नहीं है। तो नेक्स्ट लिख लेना, बंद तंत्र में साम्यावस्था अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। बंद तंत्र में साम्यावस्था अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। ये 4 पॉइंट मिनिमम आप लोग लिख लेंगे साम्यावस्था अभिक्रिया के लक्षण में। अब हम लोग अध्ययन करेंगे रासायनिक साम्यावस्था का नियम, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। रासायनिक साम्यावस्था का ये नियम क्या है? तो देखिए, इस नियम को पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि इस नियम का डेरिवेशन हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन के द्वारा करते हैं। क्या कहा मैंने? लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन जो कि किसका पार्ट है? यह इस लॉ ऑफ मास एक्शन को आप लोग 12वीं कक्षा में पढ़ोगे अच्छे से, वो भी रासायनिक बल गतिकी वाले अध्याय में। ये 12वीं कक्षा का
जो है सिलेबस है, इस रासायनिक साम्यावस्था नियम में जो डेरिवेशन हम लोग करेंगे और लॉ ऑफ मास एक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम लोग करेंगे, लेकिन यह 12वीं कक्षा का सिलेबस है। फिर भी आपको घबराना नहीं है, सारा चीज आप लोगों को समझ में आएगा कि ये हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन में करते क्या है। धीमे धीमे चलूंगा, मैं समझाते हुए चलूंगा, तो आप घबराएंगे नहीं। तो हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक साम्यावस्था का नियम। देखिए, मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, अभिक्रिया है ट्वाइस ए प्लस बी, साम्यावस्था में यह निर्माण कर रहा है थ्राइस सी प्लस डी का निर्माण कर रहा है। यह है अभिकारक, यह है उत्पाद। अब मैंने कहा कि अग्र अभिक्रिया की दर बराबर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर होगी। तो अग्र अभिक्रिया की दर, अग्र अभिक्रिया को मैं यहाँ पे डिनोट करता हूँ फॉरवर्ड रिएक्शन F से प्रदर्शित करता हूँ, और ये है B से प्रदर्शित करता हूँ। ये होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, आगे जा रहे हैं, और फिर इधर से ये पीछे आ रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ रहा है। तो अग्र अभिक्रिया दर क्या होगा? अग्र अभिक्रिया की दर, अग्र अभिक्रिया की दर बराबर हो जाएगी, इसको हम लोग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी बोलते हैं, ROF। वह जो है सीधे समानुपाती हो जाएगी किसके? ये जो उत्पाद है, उत्पाद के बराबर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, सॉरी ट्वाइस ए। यहाँ पर जो अभिकारक है कौन कौन है? A है, और A के सामने 2 अंक है, तो उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं? स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। देखो, A है अभिकारक, B है अभिकारक। अग्र अभिक्रिया की दर से थ्राइस C प्लस D बन रहा है, तो अग्र अभिक्रिया की दर ROF लिखते हैं इसे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन सीधे समानुपाती होगा A को कोष्टक में लिखना है। यहाँ पर जो मैंने A लिखा है उसको आप लोग लिखेंगे कोष्टक में, और A के सामने 2 है तो कोष्टक के ऊपर में लिखेंगे 2। उसके बाद यहाँ पर रहेगा B, ठीक है। उसी प्रकार से पश्च अभिक्रिया की दर, अब यहाँ पर मैं समानुपाती चिन्ह हटाता हूँ, ROF। अग्र अभिक्रिया की दर में समानुपाती चिन्ह हटाऊंगा, तो यहाँ पर एक स्थिरांक आएगा जिसे मैं K से रिप्रेजेंट करूंगा। क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन है, अग्र दिशा में संपन्न हो रहा है, इसलिए मैं KF से डिनोट करता हूँ, और यहाँ पर A का स्क्वायर और देन B की सांद्रता लिखता हूँ। तो यहाँ पर जो कोष्टक है वो कोष्टक रिप्रेजेंट करता है सांद्रता को, अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है। आप लोग अलग से यहाँ पर लिख लेंगे कि जो यहाँ पर कोष्टक है वो सांद्रता को यहाँ पर डिनोट करता है, सांद्रता को बताता है। सिमिलरली क्या होगा? रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन भी तो होगा, ROB भी तो होगा, मतलब पश्च अभिक्रिया की दर भी तो होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पश्च अभिक्रिया की दर, पश्च अभिक्रिया की दर बड़ा समानुपाती होगा, किसके समानुपाती होगा? पश्च अभिक्रिया इसकी सांद्रता पर डिपेंड कर रही है, तो इसकी सांद्रता कौन सी है? C है, और कौन सा है? D है। C के सामने क्या है? 3 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। तो फिर यहाँ पर मैं इस समानुपाती चिन्ह को हटाता हूँ, तो एक स्थिरांक लगेगा K, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ B। तो यहाँ पर C का घात 3 और D का D, ठीक है। जो कोष्टक है वो ABCD की अर्थात अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता को व्यक्त करता है। अब देखिए यहाँ पर ये तो समझ में आ गया, अर्थात मैं यदि अग्र अभिक्रिया की दर हो गया, पश्च अभिक्रिया की दर हो गया। अब यहाँ पर मैं रासायनिक साम्यावस्था के इक्विलिब्रियम लिखूं, तो के इक्विलिब्रियम बराबर क्या लिख सकता हूं? यहाँ पर ठीक है, कुल अभिक्रिया की दर ROF बराबर लिखा मैंने यहाँ पर
के एफ ए स्क्वायर बी, आर ओ बी इक्वल टू लिखा के बी सी क्यू अपन डी लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं साम्यावस्था में क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, साम्यावस्था में यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, हम लोग साम्यावस्था पढ़ रहे हैं, तो देखो साम्यावस्था में मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन लिख सकता हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, अर्थात अभिक्रिया की दर बराबर पश्च अभिक्रिया की दर। अग्र अभिक्रिया की दर क्या है यहाँ पर, के एफ ए स्क्वायर बी है, अग्र अभिक्रिया की दर के एफ ए स्क्वायर बी है, बराबर पश्च अभिक्रिया की दर क्या है, के बी है, सी का घात 3 और डी है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पर एक जगह ले आता हूँ, साम्यावस्था में के ई लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, के ई लाता हूँ, के ई बराबर क्या करता हूँ यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर के फॉरवर्ड, इसको यहां पर ले आता हूं ए स्क्वायर बी, और इसको मैं इधर पक्षांतर कर देता हूं, तो यहां पर आ जाएगा के बी सी का घात 3 और यहां पर हो जाएगा डी। किस अवस्था में मैं यहाँ पर के ई क्यों लिखा हूं, क्योंकि के ई साम्यावस्था स्थिरांक को निरूपित करता है, ठीक है। ई मतलब होता है इक्विलिब्रियम और के मतलब होता है स्थिरांक। या मैं एक काम करता हूं के ई बराबर मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, के एफ अपन के बी भी लिख सकता हूँ, के एफ अपन के बी भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है। ये जो है अग्र अभिक्रिया का स्थिरांक ये है, पश्च अभिक्रिया का स्थिरांक ये है, साम्यावस्था स्थिरांक। ये किसको, ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो किसको निरूपित कर रहा है, या आप इसको क्या लिख सकते हो, के ई का साम्यावस्था स्थिरांक बराबर होगा, क्या लिख सकते हो, ऊपर वाला पार्ट देखो यहाँ पर, इधर ऊपर वाला पार्ट निरूपित कर रहा है जो अभिकारक की सांद्रता, और नीचे वाला किसको डिपेंड कर रहा है, उत्पाद की सांद्रता को ये कर रहा है। सॉरी, मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी, और गलती आपको पकड़ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैंने क्या गलती किया है, देखो यहाँ पर क्या होगा, ये स्टेप तक तो सही है, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब देखो एक काम करता हूँ मैं, इस के एफ के यहाँ है, यहाँ पर के भी है, तो मैं यहाँ पर काम करता हूँ, इसको मैं पक्षांतर कर देता हूँ इस स्थिरांक को, और मैं बराबर के बाद इसको इधर पक्षांतर कर देता हूँ, तो C जो है यहाँ पर है C की सांद्रता का घात Q और D है, और इधर नीचे कहाँ क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा A का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा B, ये हो जाएगा। और इस टोटल को मैं लिख सकता हूँ के ई, और के ई क्या है, साम्यावस्था स्थिरांक है, के ई क्या है, साम्यावस्था स्थिरांक है। साम्यावस्था स्थिरांक का मान प्रोडक्ट, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की सांद्रता, या आप लिख सकते हो के ई बराबर प्रोडक्ट की सांद्रता अपन रिएक्टेंट की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, यह है उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग बोल देते हैं रासायनिक साम्यावस्था का नियम। रासायनिक साम्यावस्था के नियम में ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जहाँ के ही क्या है, देखो यहाँ पर क्या 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 है बता दे रहा हूँ, के ही है रासायनिक साम्यावस्था स्थिरांक, के ई है रासायनिक साम्यावस्था स्थिरांक, साम्यावस्था
स्थिरांक है। उसी प्रकार से Kf क्या है, अग्र अभिक्रिया का स्थिरांक, अग्र अभिक्रिया की दर का स्थिरांक, अग्र अभिक्रिया दर स्थिरांक है। और ये जो Kb है वो है पश्च अभिक्रिया का दर स्थिरांक, पश्च अभिक्रिया का दर स्थिरांक, पश्च अभिक्रिया का दर स्थिरांक है Kb। इतना तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक और बात है, इसको मैं मिटाता हूं। यहाँ तक यदि समझ में आ गया है, जो यहाँ पर रासायनिक साम्यावस्था स्थिरांक है वो दो प्रकार का होता है। ये जो है ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है Kc और दूसरा होता है Kp। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक साम्यावस्था स्थिरांक के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर मैं मिटाता हूँ, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर समाप्त होता है रासायनिक साम्यावस्था का जो नियम है, यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक डिराइव करना है इस नियम के अनुसार। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कौन सा चीज क्या क्या है मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और ये दोनों भी क्या है, प्रोडक्ट की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता और अभिकारक की सांद्रता है। आई होप जो रासायनिक साम्यावस्था नियम आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट में देखता हूँ साम्यावस्था, रासायनिक साम्यावस्था के प्रकार। जो पहला प्रकार है उसको हम लोग बोलते हैं Kc और दूसरा प्रकार है वो होता है Kp। दोनों को यहीं पे मैं कंप्लीट करता हूं। देखो रासायनिक साम्यावस्था के प्रकार अर्थात Ke के प्रकार में बता रहा हूं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है Kc और दूसरा होता है Kp। Kc किसको निरूपित करता है, ऐसा होता है कि कभी कभी अभिकारक और उत्पाद दोनों की सांद्रता N/V के रूप में दिया हुआ हो। N/V मतलब N मतलब होता है मोल, N मतलब क्या होता है मोल, और V मतलब होता है लीटर। मोल पर लीटर के टर्म में दिया होगा, अर्थात मोलेरिटी के टर्म में दिया हो, मोलेरिटी मोलरता के टर्म में दिया होगा। मोलेरिटी मतलब होता है मोलरता। तो हमने पहला दूसरा चैप्टर में पढ़ा है कि मोलरता क्या है, नॉर्मलता क्या है, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को वहां पर भी। तो मोलेरिटी के टर्म में दिया होगा। मैं यहाँ सीधा सीधा बात कहूँ, मोलेरिटी मतलब क्या होता है सांद्रता। जब अभिकारक या उत्पाद सांद्रता के टर्म में दिया होगा तब वहां पे क्या यूज किया जाता है, साम्यावस्था स्थिरांक Kc यूज किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता अभिकारक एवं उत्पाद को प्रेशर के टर्म में भी दिया जा सकता है, प्रेशर के टर्म में भी दिया जाता है। कैसे, वो आदर्श गैस समीकरण से इसकी उत्पत्ति होती है। PV = nRT होता है। देखो P बराबर N/V होता है और RT होता है। और देखो P के जगह में क्या लिख सकता हूँ, C लिख सकता हूँ, इधर RT लिख सकता हूँ। तो प्रेशर सीधे समानुपाती होता है सांद्रता का। P देखो सीधे समानुपाती है C की। तो इसीलिए प्रेशर को भी सांद्रता के टर्म में लिया जाता है। तो प्रेशर के रूप में भी कभी कभी लिया जाता है। तब प्रेशर की इकाई क्या होती है, प्रेशर की इकाई होती है ATM। ठीक है, प्रेशर के टर्म में भी कभी कभी लिया जाता है। तो जब अभिकारक या उत्पाद की अभिकारक की सांद्रता को, ध्यान से सुन लीजिए, जब अभिकारक की सांद्रता को सांद्रता के टर्म में, मोलेरिटी के टर्म में, या मोल पर लीटर के टर्म में, या N/V के टर्म में लिया जाए तब वहां Kc का उपयोग होता है। जब अभिकारक की सांद्रता प्रेशर के रूप में लिया जाए तब वहां पर Kp का इस्तेमाल होता है। रासायनिक साम्यावस्था Kp का इस्तेमाल वहां पर होता है। अब Kc और Kp से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों को समझना है कि Kc और Kp को रासायनिक अभिक्रिया के लिए किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मिटाता हूँ। अब Kc और एक चीज और है, जो Kc है, ध्यान से सुन लीजिए, जो Kc है वो केवल
द्रव और गैस के लिए उपयोग में लाया जाता है, केवल द्रव और गैस के लिए यूज में लाया जाता है, इस्तेमाल में लिया जाता है। जबकि केपी को केवल और केवल गैस के इस्तेमाल में किया जाता है, गैस के टर्मों को यूज किया जाता है इसमें। तो ध्यान में रखना, अभिकारक क्या होना चाहिए, अभिकारक द्रव या गैस होना चाहिए केसी के टर्म में, सांद्रता के टर्म में, और केपी के टर्म में हमेशा और हमेशा गैस होगा। गैस होगा अभिकारक, तभी हम केपी के टर्म में व्यक्त कर पाएंगे अभिक्रिया को, अन्यथा केपी के रूप में अभिक्रिया को व्यक्त नहीं कर सकते। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब रासायनिक अभिक्रिया को केसी और केपी के टर्म में किस प्रकार से व्यक्त करेंगे देखते हैं। मैं उदाहरण के द्वारा आप लोगों को केसी और केपी के टर्म को मैं यहाँ पर बताऊंगा उदाहरण के रूप में। तो 3-4 उदाहरण मैं देखता हूं और उनमें केसी और केपी को कैसे व्यक्त करेंगे देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण, इसको मैं मिटा देता हूं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या लिखता हूं मैं, नया हेडिंग केसी और केपी को रासायनिक अभिक्रिया में प्रदर्शित करना। केसी एंड केपी को रासायनिक अभिक्रिया में प्रदर्शित करना। कैसे कैसे प्रदर्शित करेंगे देखिए। पहला, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है। कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड है सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड है गैस। चलो केसी के रूप में इसको व्यक्त कीजिए। जब मैं केसी के रूप में इसे व्यक्त करूंगा तो कैसे व्यक्त करूंगा, अभिकारक उत्पाद बटा अभिकारक होता है, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता होती है। तो इतना तो आप जानते हैं। अभी हमने केमिकल इक्विलिब्रियम का जो फार्मूला अभी हमने किया तो वो होता है उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। अभी हमने ला ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में रासायनिक साम्यावस्था के नियम में हमने देखा। अब देखो यहाँ पे उत्पाद क्या है, उत्पाद में यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड ठोस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में है। और अभी हमने पढ़ा कि केसी को द्रव अवस्था में और गैसीय अवस्था में ही व्यक्त किया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, केवल कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। यहाँ पर अभिकारक क्या है, अभिकारक जो है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, तो इसीलिए यहाँ पर अभिकारक आएगा नहीं, केवल कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। अब देखो यदि मैं इसके यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होगा, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो पावर तो कुछ नहीं है, तो मतलब 1 आएगा। और यहाँ पे मोल यूनिट की बात करूं तो मोल पर लीटर का पावर भी क्या आएगा, 1 आएगा। ये हो गया केसी को। तो केसी में आप हमेशा याद रखना केवल और द्रव और गैस, इन दोनों अवस्थाओं को ही हम व्यक्त कर सकते हैं, बाकी अवस्थाओं को व्यक्त नहीं कर सकते। इस रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ही केवल गैस है जो कि उत्पाद की सांद्रता है। तो उत्पाद की सांद्रता को ऊपर लिखते हैं, तो यहाँ पर ऊपर है, नीचे तो कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं लिखा मैंने। और उसी प्रकार से केपी को यदि आप प्रदर्शित करो, केपी में भी केवल गैस को प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए यहाँ पर कार्बन डाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और इसकी सांद्रता क्या होगी, एटीएम होती है, इकाई एटीएम होती है, पावर क्या होगा, 1 होगा। तो केपी के रूप में भी व्यक्त किया हमने और केसी के रूप में भी हमने व्यक्त किया। दूसरा उदाहरण देखते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। दूसरा उदाहरण में किसका लूं, चलो H2O का ले लेता हूं। H2O यहाँ पर मैं लिक्विड ले लेता हूं और यहाँ पर H2O गैस ले लेता हूं, H2O गैस ले लेता हूं। चलो अब इसको आप केसी और केपी में रूप में व्यक्त कीजिए। तो केसी बराबर क्या होगा, केसी बराबर होता है, देखो अभिकारक उत्पाद कौन सा है, उत्पाद है H2O गैस, तो यहाँ पर H2O और यहाँ पर
अभिकारक क्या है, ये H2O है, तो यहाँ पर मैं H2O की सांद्रता, लेकिन मैं यहाँ ये गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पर देखो द्रव पानी जो है द्रव अवस्था में था, लेकिन पानी यहाँ पर गैस अवस्था में आ गई। पानी से पानी परिवर्तित हो रहा है, मतलब पानी के भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो जब भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा तब उसे रासायनिक साम्यावस्था नहीं बोलेंगे, उसे भौतिक साम्यावस्था कहेंगे। तो यहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं हुई है, भौतिक अभिक्रिया संपन्न हुई है, तो इसे हम लोग भौतिक साम्यावस्था कहेंगे। और भौतिक साम्यावस्था के केस में इस रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते, तो हम इसे कैसे व्यक्त करेंगे? तो देखो Kc बराबर केवल H2O को लिखेंगे, प्रोडक्ट को नहीं लिखेंगे। तो यूनिट मानते हैं, दोनों को इकाई मान लेते हैं, दोनों की सांद्रता को। तो H2O का पावर 1 होगा, या मैं लिख सकता हूँ मोल पर लीटर का पावर 1, और Kp भी क्या होगा, केवल गैस का उपयोग इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर Kp भी H2O और 1, तो यहाँ पर हो जाएगा ATM, इकाई हो जाएगा ATM का पावर 1। तो आप लोग नोट करेंगे, नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर दूसरे पॉइंट में, नोट पॉइंट में लिखेंगे कि उपयुक्त अभिक्रिया में भौतिक साम्यावस्था हो रहा है। भौतिक साम्यावस्था की स्थिति में जो है वाटर की सांद्रता को यूनिट लिया जाता है, एक मान लिया जाता है, एक मान लिया जाता है। वाटर की सांद्रता को क्या मान लिया जाता है, एक मान लिया जाता है। ये आप लोग लिखेंगे, तो ये हो जाएगी दूसरी अभिक्रिया भी संपन्न हो गई। अब देखिए ये दो उदाहरण आपको समझ में आए होंगे, बढ़िया बात, बहुत ही बढ़िया बात है यदि दोनों अभिक्रिया आपको समझ में आया होगा तो। अब मैं एक तीसरा उदाहरण देता हूं। मैं तीसरे उदाहरण में Kc और Kp को आप लोग डिनोट करना, प्रदर्शित करना, फिर सारे कंडीशन यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। देखना तीसरा कंडीशन क्या है। तीसरा कंडीशन में मैं लिख रहा हूँ Kc और Kp को व्यक्त करना है आपको इस अभिक्रिया में। CH3COOH प्लस H2O साम्यावस्था में है, और ये बना रहा है CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस, ये भी एक्वस अवस्था में, ये भी एक्वस अवस्था में, ये द्रव अवस्था में, और ये जो है CH3COOH ये भी एक्वस अवस्था में है, अर्थात जलीय द्रवीय अवस्था में है सारे के सारे। तो अब व्यक्त करो, कैसे व्यक्त करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले किसको व्यक्त करूंगा, Kc को व्यक्त करूंगा। Kc को व्यक्त करने से पहले उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता क्या क्या है, CH3COO माइनस, और इधर है H3O प्लस बटा प्रोडक्ट में क्या है CH3COOH, और क्या है वाटर है। लेकिन यहाँ पर भी एक नोट पॉइंट में लिखना कि जब एक्वस अवस्था, देखो एक्वस अवस्था में हो रहा है, अर्थात जब जल माध्यम का कार्य करती है, जल माध्यम का कार्य करती है, तो वाटर की सांद्रता को नहीं लिया जाता, वाटर की सांद्रता को नहीं लिया जाता, नहीं लिया जाता है, ये याद रखेंगे। वाटर की सांद्रता को यहाँ पर नहीं लिया जाता, तो इसको आप लोग नहीं लिखेंगे, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे मोल पर लीटर यहाँ पर 2 है, तो इसकी जो इकाई है वो क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, इधर 2 है और इधर 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगी 2 - 1। साम्यावस्था में इसकी सांद्रता 2 है और इसकी 1, तो मोल पर लीटर 2 - 1 इसकी इकाई हो जाएगी। चाहो तो आप इसे Kp के रूप में भी व्यक्त कर सकते हो, लेकिन Kp जो है यहाँ पर डिनोट नहीं होगा, क्योंकि Kp जो है प्रेशर टर्म है, और प्रेशर टर्म में यहाँ पर नॉट डिनोटेड लिख सकते हैं, नॉट डिनोटेड, क्योंकि केवल उसमें गैसीय अवस्था को ही
व्यक्त किया जा सकता है, द्रव्य अवस्था को नहीं व्यक्त किया जाता। और इस रासायनिक अभिक्रिया में सारे के सारे क्या हैं, द्रव है, कोई भी गैस नहीं है। तो इसलिए हम Kp के टर्म में इस अभिक्रिया को व्यक्त नहीं कर सकते। क्लियर है इतना? अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालना, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसका नाम है Kp और Kc के मध्य संबंध। Kp और Kc के मध्य संबंध नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप सभी को, मजा आ रहा होगा। अभी का इस लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक है, Kp और Kc के मध्य संबंध। Kc के मध्य संबंध, Kp और Kc के मध्य संबंध बताना है। और बहुत ही आसानी से आप दोनों के मध्य संबंध बता सकते हैं। माना कोई अभिक्रिया है, एग्जाम्पल द्वारा ले रहा हूं मैं, चलो लेता हूं मैं ट्वाइस A प्लस B प्लस C, और ये उत्पाद बना रहा है D और प्लस E, ये बना रहा है उत्पाद। और यहां पर मैं इसको ले लेता हूं गैस, इसको मैं ले लेता हूं गैस, इसको मैं ले लेता हूं सॉलिड, इसको मैं ले लेता हूं लिक्विड, और इसको मैं ले लेता हूं गैसीय अवस्था में। देखो Kp और Kc के मध्य यदि मैं संबंध निकालूं, ये सांद्रता वाला साम्यावस्था स्थिरांक है और ये प्रेशर टर्म का साम्यावस्था स्थिरांक है। दोनों के मध्य जब संबंध निकालूं तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, Kc किसके लिए निकाल रहे थे? Kc निकाल रहे थे लिक्विड के लिए और गैस के लिए, द्रव के लिए और गैस के लिए। और Kp किसके निकाल रहे थे? केवल और केवल गैस के लिए निकाल रहे थे। तो यहाँ पर एक कॉमन चीज है गैस। तो Kp और Kc में संबंध जब निकालेंगे तो गैसीय अवस्था का होना अनिवार्य है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में गैसीय अवस्था का होना अनिवार्य है। यदि गैसीय अवस्था नहीं रहेगा तो उस रासायनिक अभिक्रिया में हम Kp और Kc के मध्य संबंध नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए यहाँ पर टर्म गैसीय अवस्था होना चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे। चलो, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया मैंने आपको एक दे दिया, और इसके लिए मैंने लिक्विड जो इसकी अवस्थाएं हैं इसको भी मैंने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है। यदि मैं इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए Kc निकालूं, Kc क्या निकाल सकता हूँ? Kc बराबर प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट क्या है? यहाँ पर D है, D की सांद्रता, E की सांद्रता बटा प्रोडक्ट की सांद्रता। तो यहाँ पर गैसीय अवस्था में कौन है? केवल और केवल A है, तो A का घात मैं 2 लिख सकता हूँ, या मैं Kc बराबर क्या लिख सकता हूँ? कंसंट्रेशन ऑफ D लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ E लिख सकता हूँ, बटा कंसंट्रेशन ऑफ A का घात स्क्वायर लिख सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर मैं Kp लिखना चाहूँ तो Kp क्या लिख सकता हूँ? Kp मैं लिख सकता हूँ, केवल गैस के लिए लिखूंगा D पार्शियल प्रेशर ऑफ D, पार्शियल प्रेशर ऑफ D लिखता हूँ, और पार्शियल प्रेशर ऑफ E, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या लिखूंगा? E। P का है, किसको बता रहा है? प्रेशर को बता रहा है, बटा यहाँ पे गैस कौन है? इन तीनों में गैस कौन है? केवल केवल A है, तो पार्शियल प्रेशर अब मैं लिखता हूँ A और उसका स्क्वायर, क्योंकि सामने 2 है तो उस अंक को हमको लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर 2। अब देखो एक चीज, आपने आदर्श गैस समीकरण तो पढ़ा होगा। आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण में क्या पढ़ा है? PV = nRT पढ़ा है, या P = मैं लिख सकता हूँ N/V लिख सकता हूँ और RT लिख सकता हूँ, या P = लिखता हूँ CRT लिख सकता हूँ। ये एक संबंध निकल के आ गया, सांद्रता और प्रेशर के मध्य संबंध निकल के आया। ठीक है, यह है प्रेशर और यह है सांद्रता, इन दोनों के मध्य एक संबंध निकल के आया।
तो मैं क्या कर सकता हूं, ये जो Kp है, Kp में पार्शियल प्रेशर ऑफ D के जगह में क्या लिख सकता हूं, CD RT लिख सकता हूं, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, CE RT लिख सकता हूं, बटा यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, CA RT लिख सकता हूँ, और उसका स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो Kp बराबर ये जो RT तीनों जगह है, इसको मैं कॉमन निकाल देता हूँ और इसकी सांद्रता को अलग निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा CD, यहाँ पर हो जाएगा CE, यहाँ पर हो जाएगा CA का घात स्क्वायर, और RT को मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया। RT को जब मैं यहाँ पर सामान्य ले लूंगा तो यहाँ पर देखो इसका घात 1, इसका घात 1 धन 1, और इसका घात 2 है तो ऊपर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर Kp बराबर मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, CDC अपन CA स्क्वायर, CDC अपन CA स्क्वायर, ये दोनों बराबर हैं देखो, तो इसका मान Kc के बराबर है, तो यहाँ पर मैं Kc लिख सकता हूँ, और यहाँ पर RT, और यहाँ पे 1 + 1 - 2 ये लिख सकता हूँ। ये 1 + 1 - 2 क्या बता रहा है, प्रोडक्ट की सांद्रता, ये प्रोडक्ट की सांद्रता है, और ये रिएक्टेंट की सांद्रता में जो पावर लगा है वो क्या हो रहा है, घट रहा है और जुड़ रहा है। तो इस टोटल को मैं क्या लिख सकता हूँ, या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, Kp बराबर Kc RT del Ng, ये लिख सकता हूँ। और यही जो है किसको व्यक्त करता है, Kp और Kc के मध्य संबंध को करता है। यही जो है उपयुक्त संबंध को निर्देशित करता है, बताता है उपयुक्त संबंध। तो यदि आपको पूछा कि Kp और Kc के मध्य संबंध बताओ, तो Kp बराबर Kc RT del Ng होता है। ये del Ng क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलग से, del Ng बराबर होता है मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट, इन दोनों का अंतर होता है। तो देखो मोल ऑफ प्रोडक्ट कौन है, उत्पाद की मोलों की संख्या क्या है, CD और CE है, तो 1 + 1 है तो 1 + 1 माइनस NR, रिएक्टेंट में मोल की संख्या कितनी है, 2 है तो -2। तो इस टोटल को मैंने क्या लिखा, del Ng लिखा, और इसका फार्मूला क्या होता है, NP - NR होता है। तो इस प्रकार से आपको Kp और Kc के मध्य संबंध निकालना है। पहले एक रासायनिक अभिक्रिया लिखना है, अभिकारक और उत्पाद में गैस होना अनिवार्य है, तभी आप निकाल सकते हो Kp और Kc के मध्य संबंध। Kc को ऐसा लिख सकते हो, Kp को ऐसा लिख सकते हो। ये आदर्श गैस समीकरण आप जानते हो, P = CRT निकल जाएगा। सांद्रता N/V क्या होता है, सांद्रता होता है, इकाई आयतन पर मोलों की संख्या सांद्रता कहलाती है। तो इस पार्शियल प्रेशर ऑफ D, पार्शियल प्रेशर ऑफ E और पार्शियल प्रेशर ऑफ A के जगह क्या लिख सकते हो, इस सांद्रता CRT को लिख सकते हो। तो मैंने ऐसा लिख दिया, कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के पश्चात इस टोटल का मान कितना है, Kc के बराबर है, तो यहाँ पे मैंने Kc लिख दिया, और इस को मैंने इसके जगह मैंने क्या लिखा, del Ng लिखा। del Ng क्या होता है, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो इस प्रकार से Kp और Kc के मध्य संबंध निकल आता है। आई होप आप लोगों को ये सारा वीडियो आज का समझ में आया होगा। पूरा 1 घंटा का लेक्चर है, बड़े ही ध्यान से आप लोग सुनिएगा। तो आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।